बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है। पाकिस्तान में बहुत सारे टाउट्स जो हैं वो इसके ऊपर पिल पड़े हैं और बहुत गुस्से में हैं, लेकिन बात ठीक है। ये डिफरेंट लोगों के हवाले से इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें बताई गई हैं और जो मेन नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान सालसी करवाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी जिसकी यहाँ पर निशानदेही की गई है, इससे पहले मैं ये बात कई मरतबा कह चुका हूँ और मैं जब भी ये बात करता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर लोग रोला डाल देते हैं। अब ये आलमी मीडिया भी यही बात कर रहा है और ये अमेरिकन मीडिया है, फाइनेंशियल टाइम्स ये बात कर रहा है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सालसी में जो वाहिद सबसे बड़ी कमी है वो पाकिस्तान ये गारंटी नहीं दे सकता कि अमेरिका ये इकदाम नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान ईरान के साथ जब बातचीत करता है तो ईरान ये गारंटी मांगता है ना कि अच्छा फिर अगर ये हम कर देते हैं तो क्या है, फिर अमेरिका ये नहीं करेगा। तो पाकिस्तान ये गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है कि फलां 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 चीज़ या ABC चीज़ या XYZ कोई चीज़ ये अमेरिका नहीं करेगा, हम ये गारंटी देते हैं। और अगर वो ये करेगा तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता। तो पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। सालिस जो होता है वो गारंटी दे सकता है। सालिस जो होता है वो अगर दूसरे फरीक की गारंटी ना दे सके तो वो अपनी गारंटी ज़रूर देता है। वो ये ज़रूर कहता है कि मैं दूसरे फरीक की इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी गारंटी देता हूं कि ऐसी सिचुएशन अगर बनी तो फिर मैं यहां पे इस तरह खड़ा हो जाऊंगा। पाकिस्तान ये भी नहीं कर सकता। तो ना पाकिस्तान अमेरिका की गारंटी दे पाता है और ना अमेरिका के कुछ इकदाम करने की सूरत में अपनी गारंटी दे पाता है ईरान को कि जनाब हम ये करेंगे। तो पाकिस्तान के पास सालसी के लिए वो ताकत नहीं है जो एक सालिस के पास हो सकती है। देखिए, ईरान को पाकिस्तान की इस मजबूरी का इल्म है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता। ईरान पाकिस्तान की इस सिचुएशन को समझता है, लेकिन वो बड़ी अच्छी बात यह है कि ईरान एक अच्छे हमसाये की तरह पाकिस्तान को इस मामले में ज़्यादा या बिल्कुल शर्मिंदा नहीं कर रहा। और देखिए, इसमें ईरान का फ़ायदा है। ईरान का फ़ायदा कैसे है? ईरान के पास कम से कम एक बेहतरीन चैनल है जिसके ज़रिए से वो मगरिब से या अमेरिका से कम रब्ता कर सकता है और इस चैनल को कोई भी समझदार मुल्क कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। लिहाजा ईरान के लिए पाकिस्तान एक मौके की तरह है। आज अगर पाकिस्तान गारंटी नहीं दे पाता, लेकिन एक बात की तो गारंटी है कि पाकिस्तान एक चैनल के तौर पे मौजूद रहेगा जो अमेरिका और ईरान के बीच में राब्ते करवा सकता है। ये तो ईरानी भी जानते हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा रजीम या इससे पहले वाली भी पाकिस्तान की जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है उनका जो अस्करी किबला है वो पेंटागन है और वो पेंटागन के इशारों पे चलते हैं या वो चलते हैं अमेरिकन इशारों पे, तो वो उसी तरह चलेंगे। ये ईरानी भी जानते हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान एक बीच में ऐसा चैनल है जहां पे बातचीत हो सकती है। गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड है। द गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें बताया कि इस्लामाबाद को लगभग एक पिंजरा बना दिया गया है। ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसकी कुछ चीज़ें मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ रखी हैं। आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा। उन्होंने कहा कि जैसे किसी पिंजरे में रह रहे हो, इस्लामाबाद लॉकडाउन में महसूर शहर यानी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मुंतज़िर। तो इस्लामाबाद ऐसे जैसे किसी आप पिंजरे में रह रहे हो। पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में कोरोना की आलमी वबा जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लोग घरों से काम करने पर मजबूर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और कारोबारी मराकज़ बंद पड़े हैं। इसका जो उन्वान लिखा है इस आर्टिकल का द गार्डियन ने, वो लिखा है पिंजरे में जिंदगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इंतजार में इस्लामाबाद लॉकडाउन जैसी जद में आ गया है। और जो अहम चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं, एक तो ये बताया गया कि शहर की ज़िंदगी मफलूज हो गई है, पूरी सूरत हाल उसकी मफलूज है। गैर मामूली लॉकडाउन जैसी एक सूरत हाल है और कोरोना वाली याद ताज़ा हो रही है और बड़े हिस्से जो शहर के हैं उनको सील कर दिया गया है कि यहाँ पे मुज़ाकरात होने हैं। अवामी ज़िंदगी पर बहुत बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। बहुत सारे रास्ते दाखिली और खारजी जो हैं वो कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं। शहरियों की नकलो हरकत इंतहाई महदूद कर दी गई है। कारोबारी बंदिश हो गई है। ताजरों का, दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, वो बहुत मायूस हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाले मजदूर, छोटे कारोबारी लोग जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। रेड जोन और उसके अतराफ़ के इलाकों को मुकम्मल तौर पर आम शहरियों के लिए ममनुआ करार दे दिया गया है ताकि मुज़ाकरात के लिए आने वाले गैर मुल्की वफूद का फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम उन्हें की जा सके। शहरियों का रद्दअमल जो है वो बड़ा सख्त है
और वो पिंजरे में कैद होने से इसको तशबीह दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सफारती कोशिशें अपनी जगह अहम है, लेकिन पूरे शहर की ज़िंदगी को इस तरह मफलूज कर देना इंसानी हकूक़ और रोज़मर्रा की ज़रूरियात के ख़िलाफ़ है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के इवेंट्स होते हैं। अमेरिका में सारी दुनिया जाती है, दुनिया के ममालिक में बहुत सारे ममालिक भी जाते हैं। पाकिस्तान में OIC भी हुआ था, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल तो पैदा नहीं कर दी जाती कि आप कई कई हफ्ते तक अपना मुल्क ही बंद कर दें। अच्छा, इसमें ना मैं आपके सामने एक चीज़ और रखता हूँ। ये देखें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन ये बताता है कि अदालत बंद रहेगी, क्योंकि रेड जोन के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के इंतजामात हुए हैं, और यही जो मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। अभी तक मुज़ाकरात करने वाले तो पहुंचे नहीं, लेकिन कई दिनों से इस्लामाबाद बंद है, रावलपिंडी बंद है, दाखिली और खारजी रास्ते बंद है। वो कह रहे हैं जी, इस सिचुएशन के तहत चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि अदलिया काम नहीं करेगी। अदलिया पहले भी कौन सा काम कर रही है, लेकिन निज़ाम इंसाफ उन्होंने ऑटो पे चला दिया है। और वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चौथे दिन फिर बंद रहेगा। देखिए, जिन मुल्कों की ये लड़ाई हो रही है ना, या जो ममालिक ये जंग लड़ रहे हैं, इसराइल में अदालतें काम कर रही हैं, आप चेक कर लें, बिल्कुल काम कर रही हैं। ईरान में अदालतें काम कर रही हैं, आप चेक कर लें, बिल्कुल काम कर रही हैं। सऊदी अरब में, UAE में यहाँ पे बहुत हमले हुए, बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे मिसाइल और ड्रोन गए, यहाँ पे अदालतें काम कर रही हैं। तो बहरीन में भी कर रही हैं, कतर में भी कर रही हैं, यहाँ पे भी कर रही हैं। अमेरिका जो इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा हथियार चला चुका है, क्या वहाँ पे अदालतें काम कर रही हैं? तो बिल्कुल, अमेरिका में भी अदालतें काम कर रही हैं। और अगर किसी मुल्क में अदालतें काम नहीं कर रही तो वो पाकिस्तान है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो ममालिक लड़ाई में बराह रास्त उतरे हुए हैं, जिन ममालिक में धमाके हो रहे हैं, जो ममालिक मिसाइल चला रहे हैं, जो ममालिक तबाही का शिकार हो चुके हैं, उन ममालिक में अदालतें काम कर रही हैं। और एक मुल्क जो एक टेबल के ऊपर बैठाकर मुज़ाकरात करवाना चाहता है और अभी मुज़ाकरात कार पहुंची भी नहीं, वहां पे लगभग एक हफ्ता होने वाला है, अदालतें बंद हैं। यानी ये किस तरह का इंसाफ है, ये किस तरह का कानून है इस मुल्क में। मुझे अच्छी तरह याद आ गया, एक बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल का एक स्टेटमेंट था, जब बहुत बुरे हालात थे ना जंग अज़ीम में, तो उसने पूछा अपने लोगों से कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। कितना ज़बरदस्त सवाल किया था कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ देती रहें हमारे शहरियों को, तो हम लड़ाई नहीं हार सकते। तो पाकिस्तान के अंदर तो हालात ये हैं कि अदालतों में इंसाफ नापैद हो चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सारी अदालतों को जकड़ के काबू कर लिया। अब अदालत नाम की चीज़ तो पाकिस्तान में रही कोई नहीं है। नादरीन, कुछ बड़ी अहम खबरें मैंने आपको देनी है। इसमें एक तो यह है कि नाकाबंदी के बावजूद अब तक एसोसिएटेड प्रेस, ये एक बहुत बड़ी एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, और इंटरनेशनल लेवल की है, उसने ये दावा किया कि नाकाबंदी से लेकर अब तक 10 मिलियन बैरल तेल खलीज फारस से बाहर निकल गया। अब अमेरिका की नाकाबंदी किस काम की, अगर 10 मिलियन बैरल तेल यहां से निकल गया है। बहरहाल अब यह दावा कर रहा है, एसोसिएटेड प्रेस कर रहा है। इससे पहले अमेरिकन अखबारात ने मजीद दावा भी किया था कि 34 बड़े ऑयल टैंकर्स इस रीजन से बाहर निकल गए हैं और अमेरिका उनको नहीं रोक पाया। अमेरिका ने लबनान में अपने सफारती अमले को फौरी तौर पर निकल जाने के अहकाम जारी किए हैं। इसका मतलब क्या है? देखें, लबनान पे इसराइल अटैक कर रहा था, वहां पे एक आरजी जंगबंदी की गई है और यह ईरान का एक बड़ा मुतालबा था। सीज फायर की खिलाफ वर्जी बार बार हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। और अब यह दावा किया जा रहा है कि, बल्कि ये अहकाम सामने आ गए हैं कि अमेरिका ने लबनान में अपने सफारती अमले को निकल जाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि जंगबंदी फिर से खतरे में है और दोबारा जंगबंदी ख़त्म हो सकती है, कम से कम लबनान और इसराइल के मामले में। दूसरी जानिब ट्रंप ने इसराइल को यह बताया, और इसराइल के चैनल 12 उसने ये खबर जारी की है। उन्होंने ये दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए एतवार तक की एक नई डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। वैसे भी BBC पे बाकी जगहों पे ये चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 दिन की बात की है कि इतने दिनों में ईरानी क़यादत आपस में मुतहदा तजावीज़ बनाकर पेश कर दे और जो आपस के अंदर उनके मामला है वो हल कर दे। हालांकि ईरान में ऐसा दिखाई नहीं देता कि आपस में उनका कोई फड्डा है, लेकिन ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमने पहली मरतबा सुना। और अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके लिए भी एतवार तक की डेडलाइन रखी है, जबकि अमरीकी हथियार बहुत तेज़ी से खित्ते में पहुंच रहे हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अमेरिका खलीज फारस में सामान की तरसील बहुत तेज़ कर रहा है पूरे खलीजी ममालिक में। यानी ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ जो कैरियर्स हैं, जहाज़ जो फ़ौज के लिए साजो सामान लेकर जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में इसराइल पहुंचे हैं, बहुत हैवी सामान लेकर, जंगी साजो सामान लेकर। इसके अलावा सऊदी अरब से जहाज़ उड़ते हैं, इसराइल जाते हैं, इसराइल से उड़ते हैं,
यूएई आते हैं, यहाँ से उड़ते हैं, वापस यूएई जाते हैं। तो ये सऊदी अरब, यूएई और इसराइल के बीच में बहुत बड़ी आमदोरफ्त एक यहाँ पे इंटरनली भी चल रही है फौजी साजो सामान की। तो अमेरिका रीअलाइन कर रहा है या रीडिज़ाइन कर रहा है अपने जंगी नक्शे को। तो देखते हैं अब वो यहाँ पे किस किस्म की एक नई लड़ाई शुरू करते हैं। ईरान ने बहरहाल यहाँ पे एक बड़ी टेक्निकल धमकी लगाई है, और ईरान ने अब तक जो धमकी लगाई है उसको उन्होंने वक्त आने पर करके भी दिखाया। ये है जनाब वो तस्वीर जहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी ज़ेरे समंदर ये केबल, ये इंटरनेट केबल है। ये इंटरनेट जो है ना, अंडर वाटर केबल जाती है, पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती है। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि पूरी दुनिया का जो मवासलाती निज़ाम है वो समंदर के ज़रिए से नीचे ज़ेरे समंदर जो है वो केबल्स गई हुई हैं जो मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ती हैं, और पूरी दुनिया मिलकर इसको तवानाई फ्राहम करती है। और जहाँ जहाँ से इसको बिजली मिलती है, इसकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो हम सब मिलकर इंटरनेट बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये जो ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल है, इसको काटने की वार्निंग दे दी है, और ये खलीज फारस में वो कह रहे हैं जी हम काट देंगे। आबना हुरमज से वो कहते हैं 7 बड़ी केबल्स गुजरती हैं जो तमाम खलीजी ममालिक को इंटरनेट मुहैया करती हैं। ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान अरब अमारात और बहरीन को होगा। अरब अमारात और बहरीन जो है वो इनका सबसे बड़ा नुकसान होगा, जहां अमेरिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटा सेंटर्स हैं। अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बात से मुझे याद आ गया, अगर ये केबल वाकई ईरान काट देता है, अमेरिका के लिए पंगा तो हो जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मामले में एक बहुत अजीब चीज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ऐसी बचकाना हरकत की तो तवक्को ही नहीं थी अमेरिकी सदर से कि अमेरिकी सदर ऐसा भी कर सकता है। अचानक से आज से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ खवातीन की तस्वीर जो है वो उनके ऊपर कमेंट कर दिया, और ये दावा किया गया ये खवातीन ईरानी खवातीन है। मैंने वो तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि शायद उनमें 1-2 की शक्लें तो लगती हैं जैसे ईरानी है, कुछ उनमें दीगर ममालिक की भी शक्लें लगती हैं। बहरहाल वो दावा ये किया गया कि ये ईरानी खवातीन है और इनको इकट्ठे ही फांसी देने वाला है ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि इनको कुछ ना कहा जाए, इनको फांसी ना दी जाए, मैं ये मुतालबा करता हूँ। तो इस किस्म के डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर ट्वीट कर दिए, पूरी दुनिया में रोला डाल दिया कि ये, और खूबसूरत खवातीन दिखाई उसके ऊपर सोशल मीडिया पर, जनाब इनको जनाब ये क्योंकि आज़ाद ज़हन वाली खवातीन है तो इनको जनाब अब फांसी देने लगा है ईरान, लिहाजा इनकी फांसी रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव हो गया ताकि दुनिया की हमायत हासिल की जा सके। अब ट्रंप ने उसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट जारी कर दिए। फिर आज ये बड़ा अजीब काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने इन खवातीन की तस्वीरें लगाकर दोबारा स्टेटमेंट जारी कर दिया कि आज फांसी होनी थी रात को इन्हें, ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि आज रात को इन्हें फांसी दी जानी चाहिए थी, लेकिन इनमें से 4 को फौरी तौर पर रिहाई मिल रही है, जबकि बाकी 4 को 1 महीने के बाद छोड़ दिया जाएगा। मैं इस बात की बहुत कदर करता हूँ। अमरीकी सदर की हैसियत से मेरे मुतालबे का बड़ा एहतराम किया गया है, और आप सबकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अब ये इस खबर को मैंने चेक किया कि भाई ये खवातीन हैं कहाँ पे, और वाकई में कोई ऐसी खवातीन हैं जिनको ईरान में फांसी दी जानी है। देखिए, कुछ अर्सा पहले ईरान ने कुछ गद्दार पकड़े थे, उनका मामला उन्होंने अदालत में अपने सिस्टम में चलाया था, उनमें से कुछ को सज़ा भी मिली है। ईरान जो है वो मौत की सज़ा भी दे लेता है, लेकिन ये खवातीन को मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे नहीं मिली। और जब मजीद इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर थी। अब जो दुनिया भर में ईरानी एम्बेसीज हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका में है, चाहे वो बाकी ममालिक में है, वो अब मजाक उड़ा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप का कि जनाब ये खवातीन तो वजूद ही नहीं रखती थी, ये तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्लेम उठा के डाल दिया कि जनाब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने औरतें बनाई कि जनाब इनको ईरान फांसी देने वाला है। फिर आपने कहा जनाब मैं मुतालबा करता हूँ फांसी ना दो। फिर आपने कहा जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि फांसी रुक गई, और मैं ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी बात का एहतराम किया और औरतों को छोड़ दिया गया और बाकियों को छोड़ दिया जाएगा। ये क्या है? ये बहुत हल्का काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और पूरी दुनिया में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का इस हरकत की वजह से मजाक बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों की वजह से अपना मजाक बना रहे हैं। अब नाजरीन ज़रा थोड़ा सा आप पाकिस्तान में वापस आ जाएं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पेशावर में क्रिकेट स्टेडियम में बुलाया गया, और मे भी अब यहाँ पे तकारीर भी हुई, वहाँ करारदाद भी पेश की गई, पब्लिक को भी लाया जा सकता है। तो स्टेडियम के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का इजलास हो रहा है। बड़ा सवाल आज भी ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा हल है जिसके ज़रिए से वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल सकें या एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से आज़ाद करवा सके।
देखिए, ये इजलास है, आप बहुत अच्छी तकरीर कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनी जाए इसके लिए आप ख़ास क्या कर सकते हैं? क्या ये घी सीधी उंगली से निकलेगा? इससे पहले सुहेल अफरीदी ने कहा था कि ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें इसके लिए बहुत बड़ी मूवमेंट बनानी पड़ेगी और नौजवानों की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो वो ताकत कहाँ है? कहीं किसी को दिखाई दे रही है? सवाल यह है कि इमरान खान साहब तो इस सिस्टम से लड़ रहे हैं, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब से ऐसे कोई तेवर दिखाई नहीं दे रहे, खासतौर पे उनकी जमात की जानिब से। तो ये एक कदम आगे बढ़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना क्रिकेट स्टेडियम के अंदर उन्होंने अपना इजलास बुला लिया, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इमरान खान साहब को रिहा करने का कोई मंसूबा उनके पास है? क्योंकि हुकूमत के पास तो मंसूबे हैं और वो कहीं जाने का नहीं सोच रहे। इस वक्त मिलिट्री रिजीम जो है उनका कोई इरादा नहीं है घर जाने का, उनका कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ वापस लाने का, उनका कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान में इंसानी हकूक बहाल करने का, या उनका कोई इरादा नहीं है इमरान खान को छोड़ने का। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप ये देखें ना, एक और आईनी तरमीम की तैयारी की जा रही है। कैसे? मुराद सईद साहब की जो सेनेट की सीट है उसे पहले खत्म कर दिया गया था कि जनाब वो आए नहीं, हलफ लेने के लिए सीट फारिग कर दी गई, अब एक नया सेनेटर आ जाएगा। तो जब सीट फारिग की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ठीक है, अपना कोई बंदा लेकर आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के 2-4 बंदे थे मैदान में, वो फारिग हो गए। पीटीआई के अंदर दबाव पड़ा कि खान का खास आदमी आएगा। अब जैसे ही वो फैसला हो रहा था, मुराद सईद की सीट वापस बहाल कर दी गई। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैंने जब इसके अंदर डिग आउट किया तो मुझे पता चला कि 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी हो रही है और दबाकर तैयारी हो रही है। ये जो 28वीं आईनी तरमीम है, इसमें मुझे 2 चीज़ें पता चली हैं। एक तो ये कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है इसके ऊपर एक डाका मारा जाएगा, हाथ साफ किया जाएगा, और जो माली एतबार से बहुत सारे जो वसाइल हैं उनके ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा बेहतर अंदाज में माली मामलात को अपने कंट्रोल में रख सके। तो इसके लिए एक 28वीं आईनी तरमीम तैयार की जा रही है। तो मुराद सईद की वो जो एक उन्होंने कहा था फारग कर दें इनको, इनकी सीट जो है वो चली गई थी, वो सीट अब इसलिए वापस आ गई है कि मुराद सईद वोट डालने तो आ नहीं सकता, और अगर कोई और आएगा तो वो तो मौजूद रहेगा, उसका नंबर गिना जाएगा। लिहाजा सेनेट के अपने नंबर शंबर उन्हें पूरे करने होते हैं, पता नहीं किन चक्रों में ये हर वक्त रहते हैं, कैलकुलेशन भी करते रहते हैं, और ये कैलकुलेशन में ही रह जाएंगे। ये अपने पैसे गिनते रह जाएंगे, अपने दिन गिनते रह जाएंगे, अपने इक़्तिदार के साल गिनते रह जाएंगे, ये इन्हीं कैलकुलेशनों में रह जाएंगे और पाकिस्तान को म्यादा भुगतता रहेगा। नुकसान एक आम पाकिस्तानी का होता है जो भी ये करते हैं। और अब एक मरतबा फिर ये 28वीं आईनी तरमीम के चक्कर में पड़े। इन्होंने हर आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान को मजीद नीचे धकेला है। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी कभी तो इनका हाथ रोकेंगे। एक दिन तो पाकिस्तानियों को इनका हाथ रोकना पड़ेगा, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं। एक दिन आएगा कि पाकिस्तान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रोकना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जिस दिन पाकिस्तानियों ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रोक लिया और पाकिस्तान सियासतदान चलाना शुरू हो गए, तो चाहे वो सियासतदान कितने भी बड़े हों, कितने भी फारग हों, कितने ही नालायक हों, एक बात याद रखिएगा, उस दिन पाकिस्तान टेक ऑफ करना शुरू हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।